सो एज वी वर डिस्कसिंग, आज हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एसोसिएटेड और इनफैक्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एसोसिएटेड वो न्यूमेरिकल्स, वो क्वेश्चंस जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। तो आज बिल्कुल आराम से हम इनको एक एक करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर थ्योरी का कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना है। एक बार इसको हमारी बुक को नज़र से निकाल लें, एक एक करके हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। बात समझ गए आप इसकी, इसका लैंग्वेज समझो। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं हो, जीरो से कुछ और हो, ज़्यादा हो। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ और हो। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है। इफ यस, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ, यानी the magnitude of the velocity is constant and direction remains the same, unchanged. In that condition, this is possible that a net zero external unbalanced force is there, but the object is moving with a non-zero velocity. यानी अगर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा until unless some external unbalanced force is applied on it। तो ये बात यहाँ पे इस तरह से समझाई गई है कि अगर ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी, समझो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये नॉन जीरो वेलोसिटी हो गई ना, ये ना तो बढ़ रही है ना तो कम हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज द सेम एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो द सेम, देन दिस इज पॉसिबल दैट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो बट द वेलोसिटी इज नॉन जीरो। क्लियर है? दूसरा देखो, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, dust comes out of it, explain। this is inertia of rest। हमने बताया था ये आपको कि अगर ब्लैंकेट को स्टिक से हिट किया जाए तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द स्टिक ऑन द ब्लैंकेट विल मूव बट द डस्ट पार्टिकल्स विल शो द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही शो करेंगे, तो वो वहीं पे रहेंगे फिर, क्योंकि वो हल्के हैं तो हवा में फ्लोट करने लग जाएंगे। ये इनर्शिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। अगर बस की छत पर सामान आपने बांधा नहीं है तो क्या होगा? जैसे ही बस चलेगी इट विल शो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी ये रुका रहना चाहेगा, बस चल जाएगी, ये पीछे गिर जाएगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, सामान रखा है, बंधा हुआ नहीं है, सडन ब्रेक्स अप्लाई होंगे, ये सामने गिर जाएगा, बिकॉज इट विल शो इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर सामान बंधा हुआ नहीं है और बस किसी टर्न पर, शार्प टर्न पे अचानक मुड़ जाती है, तो द ऑब्जेक्ट विल शो द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और साइड में गिर जाएगा। तो अगर आप उसको बांधोगे नहीं तो वो गिर जाएगा। कुल मिला के बात यह है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों तरीके से ये बात समझाई जा सकती है। बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, आपने भी एक वीडियो देखा था जिसमें बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा था, विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। आफ्टर रिकवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लोज टू stop because the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion and there is no unbalanced force on the ball. So
the ball would want to come to rest? Huh? There is a force on the ball opposing the motion, and that force is the friction offered by the surface जिस पर बॉल रोल कर रही है. A truck starts from rest. अब न्यूमेरिकल आ गया तो अपन शीट पे ले चलते हैं इसको, है ना, तो वहां पे ठीक रहेगा. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration, travels a distance of 400 meter in 20 seconds, find its acceleration. तो देखो from rest मतलब गिवन में लिखो इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर travels a distance of 400 meter in time 20 second. Find its acceleration. Acceleration बताना है. Find the force acting on it. If its mass is 7 tons, 1 ton is 1000 kg, तो 7000 kg is the mass. तो एक्सेलरेशन बताओ, फोर्स बताओ, बता देंगे ना. एक्सेलरेशन बता देंगे हम. पॉज करो, अपने आप करो, बिल्कुल इजी है ये तो. एक्सेलरेशन तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगा. आपके पास में एस, यू और टी होता है जब, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं. और ए जब निकल जाएगा तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इक्वल टू एम ए से, एम है हमारे पास, एफ निकाल लेंगे. तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करो तो 0 इंटू 20 प्लस हाफ a t square. what is t? that is 20 square. तो ये तो 0 इंटू 20 तो 0 ही हो गया. s is 400 मीटर हो गया. 400 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू 20 का स्क्वायर इज 400. तो ठीक है. तो अभी क्या हो गया कि हमारा हाँ, तो अब आप क्या करोगे कि इसको 200 कर देंगे. 200 अपॉन 2, 400 अपॉन 2 200 हो जाएगा. ये हो गया 200 a इक्वल टू 400 या a इक्वल टू 400 अपॉन 200. क्या बना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. तो फोर्स कैसे निकलेगा? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. हमेशा लिखो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए, वेयर m इज 7000 kg एंड a इज 2. तो F इज 14,000 न्यूटन. आई एम श्योर आपने ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा इसको. आगे देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone of 1 kg, 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. Horizontal movement है and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. चलो गिवन लिख लेते हैं. हाँ, पॉज करो, अपने आप करो. गिवन लिख रहा हूं मैं. मास 1 kg थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest. Final velocity 0 after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone? Force of friction हमेशा माइनस में आता है, ध्यान रखना. कर सकते हैं ना आराम से. ए निकालो. अगेन अब वही है कि आपके पास में एस, वी और यू है, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन
2s। व्हाट इज v स्क्वायर? v तो 0 है, माइनस u स्क्वायर इज 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 50। तो माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 400 अपॉन 50 इंटू 2 इज 100, क्या बना? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास 1 kg था तो फोर्स कितना आएगा? F इक्वल टू एम ए फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू एम ए, मास 1 kg था तो 1 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4 न्यूटन। माइनस का मतलब द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ऐसा ही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता होता है हमेशा। 8000 kg इंजन, इसको ले लेते हैं। An 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg, okay, along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5000 Newton। देखो एक फोर्स लग रहा है, मतलब ये इंजन है, उसके पीछे 5 वैगन है। 5 वैगन है ना, काला काला इंजन, लाल लाल वैगन। तो ये है 8000 kg। ये तो है, इसका मास है 8000 kg प्लस 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg। पूरी ट्रेन का मास 2000 इंटू 5 मतलब 10,000 प्लस 8, इनको ऐड कर दो तो पूरी ट्रेन का मास 18,000 kg आ गया। तो ओवरऑल कुछ निकालेंगे तो यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ये तो मास ऑफ द ट्रेन आ गया, ये मास ऑफ इंजन है, ये मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द वैगन है। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ठीक है, इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन और ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। तो जो फोर्स होगा, नेट फोर्स जो है, ये अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स कैसे निकाल रहे हैं कि F1 प्लस F2, F1 इज 40,000 प्लस F2 इज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है माइनस 5,000। तो 40,000 माइनस 5,000 हो गया। 40,000 माइनस 5,000 कितना हो गया? ये हो गया 35,000 न्यूटन। ठीक है जी, 35,000 न्यूटन का फोर्स, नेट फोर्स लग रहा है ऑन दिस मास। तो क्या बोल रहा है? द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो तो आ गया 35,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, अब F इक्वल टू एम ए से एक्सेलरेशन निकाल दो। सिंस F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू F अपॉन M, वेयर F is 35,000 न्यूटन और मास था 18,000। पूरा ट्रेन का मास कितना है? तो ये हो जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सेलरेशन। यही बात पूछिए। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। व्हीकल का मास गिवन है हमको, अपने आप करते रहो पॉज कर करके। हैज अ मास ऑफ 1500 kg। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? आप जितना जल्दी क्वेश्चन समझ लोगे, गिवन लिख लोगे,
उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जितना एक्यूरेटली लिख लोगे उतना ही ठीक आपका आंसर आएगा, क्योंकि उसके बाद तो केवल कैलकुलेशन है। तो 1500 इंटू मतलब F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन माइनस 1.7, इसमें से ये ऐसा कर लो तो 17 इंटू 150 हो गया 85 और 2550 न्यूटन हो गया, लेकिन माइनस रहेगा, माइनस है ना। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी रिटार्डिंग फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और वेलोसिटी v है तो मोमेंटम m इंटू वी है। D इज द करेक्ट आंसर। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का लगा करके उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अगर आप उस पर एक उसको हॉरिजॉन 200 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हो, समझो ये ऑब्जेक्ट है, उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहते हो और उसको मूव करना चाहते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट कितना होगा। फ्रिक्शन कहाँ लगता है, बिटवीन द सरफेसेस, इस कैबिनेट की सरफेस पर। अब जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा तो उस समझो ये फोर्स लग रहा है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो इसका मतलब ये भी 200 न्यूटन ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप लिखोगे -200 न्यूटन, यानी 200 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ये दोनों फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट बैलेंस फोर्सेस होंगे तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकता। हाँ, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि एक वुडन कैबिनेट जो है वो रेस्ट पर है, रुका हुआ नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसको क्वेश्चन को ऐसे समझो कि वो कब चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, यानी बैलेंस फोर्सेस होने चाहिए, और बैलेंस फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो फॉरवर्ड फोर्स अगर 200 न्यूटन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी 200 न्यूटन ही होगा। ठीक है जी, आगे देखो। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? हमने कहा था कि देखो m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 plus m2 into कंबाइंड वेलोसिटी तो कॉमन होती है, इसलिए v ऐसा करो और फिर इस m1 प्लस m2 को उठा के इसके नीचे रख दोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा आपका। v इक्वल टू m1 m2 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यूज़ डालो। तो m1 क्या है, दोनों का मास m1 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो मास m1 m2 तो 1.5 kg है, मास वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, दोनों के आगे हम 1.5 kg लिख देते हैं। लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो चल रहा था स्ट्रेट लाइन में, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर इसको हम 2.5 मीटर पर सेकेंड लें तो इसको u2 को हमें -2.5 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। और आफ्टर कॉलिजन वो भी पूछ रहे हैं, तो
m1 1.5, u1 2.5 प्लस m2 1.5, u2 माइनस 2.5। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी ना, और m1 प्लस m2 इज 1.5 प्लस 2.5। तो ये दोनों वैल्यूज क्योंकि बराबर होंगी और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये भी x है तो ये भी x होगी, x माइनस x 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0/1.5 प्लस 2.5। अब ये जो भी हो 0/4 इज 0। तो दोनों आफ्टर कॉलिजन दोनों चिपक जाएंगे और रुक जाएंगे। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन? दैट वुड बी 0। यहाँ पे आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। According to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. हम कहते हैं कि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो उसका इतना ज़्यादा इनर्शिया होने की वजह से हमें उसे अपनी जगह से हिलाने के लिए जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है तो इतना फोर्स हम लगा ही नहीं पा रहे हैं। या हम ये कह लें कि ट्रक जो है वो रेस्ट पर इसलिए है कि उसका v और u दोनों 0 है, तो v माइनस यू अपॉन टी 0 हो जा रहा है, और इस वजह से m इंटू 0 इज 0। नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जो फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी ऑफर कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द नेम ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और हमारा फोर्स दोनों बैलेंस हो जा रहे हैं, और बैलेंस फोर्सेस कभी भी किसी को चला नहीं सकते। There is zero external unbalanced force applied on the truck in this situation. अच्छा, ये क्वेश्चन है, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अपनी शीट पे लेकर के सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़ी जगह घेरेगा। A hockey ball of mass 200 ग्राम, तो मास दिया हुआ है हॉकी बॉल का 200 ग्राम, दैट इज 200 अपॉन 1000 किलोग्राम, 0.2 kg। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। अब वो ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी ले ली हमने 10 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ। उसको हिट किया तो वो वापस गया विद द वेलोसिटी ऑफ, डायरेक्शन बदल गया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो हमें क्या बताना है? चेंज ऑफ मोमेंटम। मास तो उतना ही रहेगा। P1 क्या है? m इंटू u, और P2 है m इंटू v। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डेल्टा P, दैट इज P2 माइनस P1। तो P2 माइनस P1 को हम ऐसे लिख सकते हैं mv माइनस mu, दैट इज m को कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, v माइनस यू हो जाएगा। तो मास जो है वो तो हमारा है
0.2 kg और v जो है वो हमने लिया है -5, इसको एक और ब्रैकेट में लिख दो -5 माइनस u है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ये +10 है। तो 0.2 इंटू, अब देखो -5, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी -10 हो जाएगा, तो -5 -10 ये हो गया -15। ये हो गया -15। 0.2 इंटू -15, ये पॉइंट हटा दो तो ये 1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। क्या निकाल रहे थे? चेंज इन मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, -3 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ पे अगर टाइम भी दिया हुआ था तो हम फोर्स भी निकाल देते, P2 - P1 अपॉन T से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप बस अपने बेसिक्स पे स्टिक रहो। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बुलेट का मास है 10 ग्राम, तुरंत केजी में कन्वर्ट कर लो, 0.01 kg, traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second। 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट चल रहा है, बुलेट तो चलता ही तेज है। अब वो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक में घुस गया एंड कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 और उसको रुकने में टाइम लगा 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, वो अंदर एंटर किया तो कितनी दूर तक चला वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसके अंदर बुलेट घुस गया, 150 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ बुलेट घुस सकता है उसमें, है ना। तो वो उसके अंदर कितनी दूर तक चलेगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है ना, मास है, एक्सेलरेशन निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकाल दो, आपके पास में v है, u है, अच्छा s भी निकालना है, वो कितनी दूर गया तो s निकाल लो पहले। अगर v, u और t रहता है तो s निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हमारे पास s निकालने के लिए पहले a होना चाहिए, तो a निकालो v - u अपॉन t करके। v इज 0, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा आएगा, हाँ, और नेगेटिव में आएगा। v 0, u इज 150 अपॉन 0.03, पॉइंट हटा दो, जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद उतने 0 1 के बाद ऊपर लगा दो, तो ये हो गया 15,000 अपॉन 3 माइनस का, माइनस का 15,000 ऊपर आ गया, 150 इंटू 100 और अपॉन नीचे 3 रह गया, तो हम इसको कर देंगे 5,000 माइनस 5,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। इतना ज़बरदस्त एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली बुलेट बड़ा तेज चलता है। तो मास इज गिवन 0.01 kg, है ना। और पूछ क्या रहे हैं हमसे? फोर्स पूछ रहे हैं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहे हैं। ए आ गया हमारे पास, तो कितनी दूर जाएगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। S इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a यूज कर लो। v 0 है, u वॉज 150 है ना, 150 मीटर पर सेकेंड है, u 150 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर, ठीक है। और
इंटू -5000। तो आपको ये तो पता ही है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 225 और 150 इज 15 इंटू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 225 इंटू 10 कितना होगा, इंटू 100 कितना होगा, 22500 माइनस 22500 अपॉन 5000 इंटू 2 10,000 होगा। और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, क्या बचा 2.25 हो गया, 2.25 मीटर। ठीक है ना, इनसाइड द वुडन ब्लॉक 2.25 मीटर अंदर चला जाएगा, है ना। ब्लॉक बहुत बड़ा था मतलब। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड भी निकाल दो, वो तो F इक्वल टू एम से ही निकल जाएगा। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, मास तो बहुत ज़्यादा है नहीं, 0.01 kg, 0.01। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 आ जाएंगे एक के बाद, ये 2 0 से ये 2 0 काट दो। -50 न्यूटन विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। माइनस का मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो बुलेट को रोक पाया। बुलेट ऐसे आ रहा था तो फोर्स ने उसको, वुडन ब्लॉक ने उसको रोकने के लिए फोर्स जो लगाया होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। देखो An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. हाँ, velocity of the combined। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे खुद करके भेजो। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, क्योंकि मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए आपको ऑलरेडी। तो देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from the velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. तो mass of 100 kg, u is 5 meter per second, v is 8 meter per second, time is 6 seconds. Calculate the initial and final momentum p1 and p2 of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the, time भी दिया हुआ है, फोर्स निकल जाएगा। क्या होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी, P2 माइनस P1 अपॉन टी। तो P1 इज m इंटू यू, P1 इज m u, दैट इज 100 इंटू 5, दैट इज 500 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखना है। P2 इज mv, 100 इंटू 8, दैट इज 800 kg मीटर पर सेकेंड। तो P1 P2 निकल गया। F क्या है, F इज डेल्टा P अपॉन टी, दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन टी। 800 माइनस 500 अपॉन व्हाट इज टी, टाइम कितना था 6, यहाँ पे 6 लिख दो। तो ये 300 अपॉन 6 हो गया, यानी 50 हो गया। 50 न्यूटन विल बी द फोर्स एक्सर्टेड। कितना आसान है। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग टू अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे विद when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। है ना, कार जा रही है एक्सप्रेसवे पे और एक इंसेक्ट आया और आकर के पटाख से विंड स्क्रीन पे टकराया और वहीं पे चिपक गया। ऐसा हो सकता है।
Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in the velocity of the insect was much more than that of motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect, and as a result the insect died. Rahul, while putting an entirely new explanation, said that both the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on these suggestions. देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हमने क्या देखा है, कॉलिजन का केस देखो, ये कॉलिजन का केस है कि नहीं समझ में आ रहा है। एक कार से टकराए या एक कार एक इंसेक्ट से टकराए, बात तो एक ही है, दोनों एक बराबर एक ही लाइन में चल रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब दोनों टकरा गए, टकराने के बाद इंसेक्ट कार के ऊपर ही चिपक गया। अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है विद द सेम वेलोसिटी विद द कार जिस विद विच द कार इज मूविंग। तो कार की और उसकी वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया अभी। अब वो उल्टा चलने लग गया, जो मास उसका था वो उसका मास था, जो टोटल मोमेंट जो फोर्स F1 कार ने इंसेक्ट पर लगाया, इंसेक्ट भी कार पर उतना ही फोर्स लगाता है फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद दे शो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि द मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स कार एंड द इंसेक्ट बिफोर कॉलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल, डम्बेल होते ना हम लोग वो जिम में उठाते हैं, जो डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है कि इसको भी ले चलते हैं उधर, ना, छोटा सा क्वेश्चन, वैसे बहुत खास नहीं बात है, कंसेप्ट क्लैरिटी की बात है बेसिकली। ये सारे क्वेश्चन जितने भी न्यूमेरिकल है आपके थ्योरी के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे अगर आप इसको ईमानदारी से सॉल्व करोगे। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ, सिचुएशन समझो, एक डम्बल 80 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा हुआ है और ना डंबल होता है ना ऐसा, ये बॉडी हाँ, तो ये गिरा यहाँ से ना, इस हाइट से ये नीचे गिरा, तो दिस इज़ अ फ्री फॉल। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें बताई नहीं गई है। वो कह रहे हैं कि टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, यानी जी जो है इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। और 80 सेंटीमीटर हाइट से ये गिरा, फाइनल वेलोसिटी खैर फिलहाल हमको मालूम नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि वो कितना मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना है, कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा। तो देखो इसका अगर हम v निकाल लें, हमारे पास h है, मतलब हमारे पास s है, हाँ, हमारे पास u भी है, हमारे पास g भी है। अगर हम v निकाल लें और मास पता है कि हमको डंबल का, हाँ वो 10 kg है, यहाँ पे हम लिखते हैं मास इज 10 kg। तो एक तो क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर दो, s इक्वल टू 80 सेंटीमीटर में सेंटी की जगह 1/100 लिख दो, मीटर की जगह मीटर लगा रहने दो, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट चेंज करना ज़रूरी है। अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। एक्सेलरेशन तो है हमारे पास, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, हाँ, gh इज as, हमको गिवन है यहाँ पे g 10 और s या h इज 0.8, u 0 था वो हमको नहीं चाहिए, तो v² माइनस 0 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 0.8, ये पॉइंट हटा करके
ये 10 से 10 काट दो तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। v स्क्वायर 16 है तो v कितना होगा, √16 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पता चल गया कि ये डंबल ज़मीन पर 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टकराएगा। तो कितना डेल्टा p है, चेंज इन मोमेंटम पता करना है, p2 माइनस p1। p1 तो 0 होगा क्योंकि p1 क्या है, m इंटू यू, बट u इज 0, तो m जो भी हो m इंटू 0 0 ही होगा। और p2 कितना होगा, p2 होगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमने 4 अभी अभी मेज़र की है और कैलकुलेट की, और मास 10 kg है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1, ये हो जाएगा 40 माइनस 0 दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके देने को कहा है, आप मुझे सॉल्व करके बताएं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि वैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ आज और कल में, और लेट मी अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप करना आता है कि नहीं, खुद भी तो करो कुछ ना कुछ, है ना। यही था ना, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर, ये वाला आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए। अब हम कल की क्लास में मेरी वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो इसकी, और इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बहुत पक्का हो जाना है। सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड हम सारे कर चुके हैं आपकी बुक के। मैंने 10 क्वेश्चन अलग से अपनी वर्कशीट से और करवा दिए थे आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। अभी और क्वेश्चन करेंगे थोड़े, है ना। तो एक क्लास और बची है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस दिन हम केवल न्यूमेरिकल करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, चलो, थैंक यू।